क्वेश्चन है, द heavenly land system was significant in that it greatly expanded the idea of equalizing rich and poor and land owing which the peasant war had put forward in the past comment. एक आंदोलन चला था भारत में, फरैजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह इसके चीफ थे। नारा दिया गया था कि जमीन का मालिक तो खुदा है, ईश्वर। ये जमींदार यहां क्या कर रहे हैं बीच में। ये 19th सेंचुरी के मिड में इस तरीके की चीज उभर कर सामने आई थी। बाद में आंदोलन चला, लेकिन अंग्रेजों ने दबा दिया इसको। ये फरैजी आंदोलन का ही नारा है, हेवनली लैंड सिस्टम। तो ये किसानों और जमींदारों के बीच का संघर्ष था। यद्यपि चूंकि एक फरैजी धार्मिक संप्रदाय था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको धार्मिक रूप देने की चेष्टा की। उनकी तो आदत होती थी कि जमींदार हिंदू थे, किसान मुसलमान थे, तो बता दें देखो हिंदू वर्सेस मुसलमान है। लेकिन इसको बस इसी रूप में समझना है कि न तो सारे हिंदू जमींदार, 10 जमींदार इलाके में हैं, 10 हिंदू हो सकते हैं, लेकिन 10,000 हिंदू किसान हैं और 5,000 मुसलमान भी उस इलाके में किसान हैं। तो किसानों की संख्या भी तो हिंदुओं की ही ज्यादा है वहां। सांप्रदायिक पहलू इसका कुछ था ही नहीं। वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजों पर कोई असर होना नहीं था, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं था कि भारत की जनता के हित में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू कर रहे थे। जनता से तो वो कोई कन्वर्जेट कर ही नहीं रहे थे। अंग्रेजों का सिस्टम ये था, ये कुछ लोग तैयार करेंगे। बहुत से देशों में ऐसा मिलेगा आपको। अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आ गए हैं। मुसोलिनी का एक सिस्टम था नेशनल सिंडिकेलिज्म। नेशनल सिंडिकेलिज्म में मुसोलिनी ने कुछ लोगों को तैयार किया और वो बाकी सारी चीजें नीचे देखेंगे। ये सिस्टम तमाम लोग अभी भी आरोप लगाते हैं कि कुछ लोगों को आगे बढ़ावा। आज के पेपर में रिपोर्ट है कि पिछले 6 साल में भारत में अरबपतियों की संख्या 13 गुना बढ़ गई है। 6 साल, आज की रिपोर्ट। तो नेशनल सिंडिकेलिज्म मुसोलिनी वाले सिस्टम से मिलता जुलता है कि सारे दुकानें 2-4 के हाथों में। आप कहेंगे सर अंबानी दुकान खोलेगा, खोल चुका है। बाकी लोग सब किसी तरीके से हैंड टू माउथ आ जाए और कुछ लोगों के हाथ में। हमें उन कुछ लोगों को टैकल करना आसान होगा। पूरा अंग्रेजी शासन इसी प्रणाली पे चला है कि अगर हम कुछ जमींदार तैयार कर दें और लाखों किसानों को वो नियंत्रित कर लें, तो हमें सिर्फ जमींदारों को नियंत्रित करना है, किसानों को तो नियंत्रित करेंगे। यही पुलिस राज्य होता है। हमें कुछ पुलिस कप्तानों को नियंत्रित करना है, पुलिस कप्तान थानेदारों को करेंगे, थानेदार जनता को करेंगे। यही ये बताना चाहते हैं। द रेनेसां वाज not a political or religious movement, it was a state of mind comment। वही मस्तिष्क की स्वतंत्रता, यही इसका उद्देश्य था। और मस्तिष्क स्वतंत्र मतलब तर्कशील है, मानवतावादी। The era of discovery and exploration was but another aspect of Renaissance interest in the world and man comment। रेनेसां ने कैसे मनुष्य की खोज की, संसार में कौन कौन सी नई चीजें खोजी, इस पे भी हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। The Renaissance scholars laid the axe which Luther, the father of the Reformation, later on has discussed। सारी चीजें हुई कि इससे क्या फायदा हुआ तो आपने पढ़ा ही है। पहले रेनेसां हुआ और उसके बाद जो है वो चीज उभर कर सामने आई कि पहले रेनेसां होगा और उसके बाद फिर बौद्धिक खोजें होंगी, तमाम आविष्कार होंगे, हर क्षेत्र में नई नई आइडियोलॉजी आएगी और दुनिया बदलती हुई चली जाएगी। क्रिटिकली इवैल्यूएट ही, वोल्टेयर वाज लिविंग इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। द एज इटसेल्फ वाज नॉट
इनलाइटेंड कांट, इमैनुअल कांट का वाक्य है। वॉल्टेयर की सबसे ज्यादा प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं वो अपने युग का प्रकाश स्तंभ था। रूढ़ियों से जो है मुक्त होना बहुत कठिन होता है। आप राजा का विरोध कर लेंगे, लेकिन धार्मिक प्रतीकों का विरोध करने में आपको बहुत कठिनाई होती है। ये साहस वॉल्टेयर ने दिखाया। उसने कहा कि हमें चर्च की और पादरियों की गुलामी नहीं करनी। ये बहुत बड़े साहस की बात थी। और शायद यूरोप धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सबसे ज्यादा रूढ़िग्रस्त था, अंधविश्वासी था। आज मुक्त हुआ है वो इसीलिए मुक्त हुआ है। और मॉडर्न के नहीं लाए आप लोग? मॉडर्न के भी तो कुछ क्वेश्चन अंतिम क्लासेस के होंगे, पुनर्जागरण वगैरह के। अभी पुनर्जागरण कहाँ, अभी उसके क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने? सब हो गए थे, कोई नहीं बचा था। मॉडर्न के भी अगर क्वेश्चन हो तो लाया जा सकता है। हाँ, उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण एक साथ पश्चिमी मूल्यों की स्वीकृति और अस्वीकृति, इस पे हो चुकी है चर्चा। नेक्स्ट वन, आर्य समाज कोई प्रमुख रूप से आधुनिक भारत को प्रभावित करने में सफल नहीं हुआ। सब क्वेश्चन हो चुके हैं। आप नहीं आए थे क्या उस दिन? देखना चाहिए था ऑनलाइन क्लास। ये सब हो चुके हैं। फर्स्ट, चौथा घ, अपनी अद्वितीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1955 में अन्य राज्यों के अलावा अस्पृश्यता अपराध अधिनियमित किया। ये 1955 के अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट की बात करते हैं, जो आजकल मानव अधिकार, ह्यूमन राइट या सिविल राइट एक्ट के नाम से ज्यादा चर्चित है। ये कहना चाहते हैं कि संसद ने अपनी अद्वितीय शक्ति के कारण ये किया। आपको बताना है कि इसके बहुत पहले राजा राममोहन राय के जमाने से ही इसका हम विरोध कर रहे थे। दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से एक अच्छा खासा तिलक और गांधी जी के कारण से अस्पृश्यता निवारण के लिए राजनीतिक स्तर पे अब लोग बोलने लगे थे। एक बहुत बड़ी चीज थी। 1924 से ही लगातार भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहे। प्री में अगर क्वेश्चन आता है मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन, तो अब तो क्लियर है ना? बताएं शोभित, कौन सा पहला आंदोलन था? वायकोम सत्याग्रह, माधवन केलप्पन। और इसमें तब तक कांग्रेसी थे पेरियार, उनका भी योगदान था। तो एक माहौल बन चुका था। और जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत के पहले श्रम मंत्री, आपको ये चीज मालूम है बच्चों, बहुत गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। जब से ये यूट्यूब आया है तब से तो इतिहास के नाम पे इतनी फर्जी लोग फर्जी चीजें अब बताने लगे हैं कि आपको हंसी आएगी। उसकी क्लास में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो निहायत ही फ्रस्ट्रेटेड किस्म के मिथ्यावादी लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। उनकी मैं चर्चा भी नहीं करना पाऊंगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि एक क्लू दे रहा हूं। कोई पूरा मैसेज उसके नीचे नमो बुद्धाय टाइप की बात लिखी हो, कोई पूरा मैसेज उसके नीचे भगवान का राजनीतिक नारा जय श्री राम लिखा हो, समझ लीजिए 99.99% तो झूठ हो। ये दोनों मैसेज एक ही ग्रुप से निकाले जाते हैं। आपको देखने में दोनों दो पार्टी लगेंगी, होती एक है। नमो बुद्धाय के नाम पे आजकल ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। हिंदू धर्म शंकराचार्य ने जन्म दिया, उसके पहले वो था ही नहीं। अब इसका उत्तर तो बच्चा भी दे देगा। अक्सर आप इतना गुप्त काल वगैरह पढ़ाते चले आए, ये मूर्ति वो मूर्ति ये सब, तो उनका उत्तर देने की भी जरूरत नहीं है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, वायसराय ने जिन्ना से किस एक आदमी के लिए जिद की कि नहीं, इस आदमी को तो ये पद मिलेगा ही। जिन्ना ने कहा कि पद जो है 5 हिंदू 5 मुसलमान तय कर लो, और 4 माइनॉरिटी उस समय
समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग के, इंडियन और सिख, ये 4 माने जाते थे। अंग्रेजों के जमाने में माइनॉरिटी थी। सिख प्रतिनिधि माइनॉरिटी माना जाएगा, एंग्लो इंडियन माइनॉरिटी माना जाएगा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति माइनॉरिटी माना जाएगा, और लिबरल क्लास से एक व्यक्ति माइनॉरिटी माना जाएगा। तो वायसराय ने जिस एक व्यक्ति के लिए जिद की बेवेल ने कि नहीं ये नाम तो रहेगा ही रहेगा, जिन्ना ने कहा था कि ये चारों नाम सहमति से तय होंगे। 5 कांग्रेस की कांग्रेस तय करे जिसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए, और 5 लीग के लीग तय करेगी। तो वायसराय ने कहा नहीं, एक ये नाम तो माइनॉरिटीज कहते थे उस समय इन्हीं चारों को, वो तो तय रहेगा रहेगा, और उसको ये विभाग भी मिलेगा। मैं अभी बोल दे रहा हूं, अंदाजा लगाइए। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। लेकिन अगर आज अर्ध शिक्षितों के बीच में मैं बोल दूं तो क्या नाम लिया जाएगा? और कभी कभी कोई चीज इतनी बड़ी बता दी जाती कि सच बोलने में बहुत मेहनत का काम पड़ता है। जगजीवन राम नारायण गुरु अच्छे पढ़े लिखे नहीं जाते। मेरा एक विद्यार्थी डीएम बना तो कहीं उसको किसी जगह बोलने को कहा गया, वहां डीएम भी बैठे तो उसने नारायण गुरु और बड़ी प्रशंसा की। तो बाद में वो बुलाकर पूछते कौन है नारायण गुरु? तो उस विद्यार्थी ने बताया कि सर ये एजवा जाति के जो अस्पृश्य कही जाती थी उसके वो नेता जिन्होंने ठोस काम किया है, जिन्होंने बिना गाली दिए स्थिति सुधार। सुबह उठिए अपना घर साफ कर दीजिए, और अगर आप अपना घर साफ करके कूड़ा सही जगह फेंक देते हैं तो सभ्य लोगों पे असर ज्यादा पड़ेगा। उठ रही चिल्लाना शुरू कर दीजिए, पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर दीजिए, और सर कुछ न अपना घर अलग से बुरा कर रखा है। तो नारायण गुरु का आदर्श हमारे देश में लंबा चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जगजीवन राम के लिए वायसराय ने कहा ये नाम तो रहेगा ही रहेगा, और ये मंत्रालय श्रम मंत्रालय पाएंगे। और जगजीवन राम ने मंत्री पद पाते पहला काम क्या किया था, एक कानून आया था आजाद भारत के बाद कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश, अब इसको जो रोकेगा वो कानून अपराध होगा। मूल अधिकार पूरे तैयार थे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 भी सब उसी दिशा में जा रहे थे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता जो है इसका हर रूप में अंत किया जाता है, हर रूप में अंत किया जाता है, और इसके लिए यथाशीघ्र संसद कानून बना के निचले स्तर पे इंप्लीमेंट कराएगी। पूरा माहौल तैयार था, इस वर्ष सिर्फ उसकी स्वाभाविक परिणति हुई। लेकिन अब आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो इतने से बस आप खुश हो जाएंगे कि कानून बनाने से खत्म होगा। शिक्षित और संस्कारित करना, जब तक आप लोगों को प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में, उसके बाद परिवार में इस तरीके से शिक्षित और संस्कारित नहीं करेंगे कि मालूम है भागवत का 11वें स्कंद का श्लोक जिसमें जातीय सोच है वो तो मुझे कभी नहीं पा सकता, भगवान कहते। तो अगर आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि किसी एक जाति का होने का आप बड़े हैं और कोई एक जाति हीन है, तो भी आप बहुत छोटे स्तर पे हो। कुछ वैसे ही है जैसे आदमी अपना तो खुद कुछ ना हो और बड़ी बड़ी चर्चाएं करे, मेरा वो दोस्त आईएएस हो गया, मेरे परदादा इस पद पे थे। इसका कोई अर्थ नहीं। आपकी परफॉर्मेंस आपका जीवन तय करेगी। अस्पृश्यता जिनके अंदर रखते हैं आप पता कर लीजिए, कुंठित लोग होते हैं। इनके अंदर जातीयता होती है, बहुत कुंठित लोग होते हैं, उपलब्धि विहीन होते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बस पैदा होने भर से ही उनको थोड़ी श्रेष्ठता मिल जाए। और दुर्भाग्य से भारतीय समाज में पिरामिड शेप में चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाति अपने से नीचे वालों को अस्पृश्य मान रही, जो सेकेंड लास्ट जिसको मानेंगे आप वो भी अपने से नीचे एक टारगेट किए पड़ी। और ये सब बीमार लोगों की कहानी है। ये जितने मानते हैं सब बीमार लोगों की कहानी है। ये मानसिक रूप से घोर बीमार है, और आप पाएंगे कि सबसे कमजोर आईक्यू लेवल उन्हीं का होता है। ये अस्पृश्यता जैसी भावना अंदर रखते हैं। आप बात कर लीजिए 5 मिनट में, कोई गहरी बात आप कहेंगे समझ ही नहीं पाएंगे कह क्या रहे हैं। तो ये आप यहाँ के आने के पहले जरूर बताइए। कानून बनाने भर से थोड़ी समस्याएं खत्म होती। संस्कारित करिए भाई समाज को, लगातार शिक्षित संस्कारित करिए।
ये जब से आया है और सब योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है कि बस 35% लोग हमारे साथ बने रहेंगे, 65% अगर 10 टुकड़ों में टूटे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, हर दल बस 35 के चक्कर में, हर दल 35 के चक्कर, 35 हमारे साथ आ जाए। इसलिए जाति आप देखते होंगे संबोधन वीडियो गालियां ज्यादा आने लगी। शुरू शुरू में कभी कभार भाई देखने वाले शिक्षा से जुड़े वीडियो है तो मैं भी कभी कभार कमेंट कर देता था, कोई एक विचारक बोल रहा है तुम्हें क्या बोल रहे हो, नीचे तमाम सबूत दिए उसको, ये देखो। फिर मैंने देखा उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, तब समझ में आई, फिर 2-4 लोगों से संपर्क किया ये हो क्या रहा है, तो बताते सब ये योजनाबद्ध ढंग से चलता है। हर एक का प्रयास सिर्फ 35 को अपने साथ करना है, 65 चाहे टुकड़े टुकड़े में रहे उनसे कोई मतलब नहीं, हर एक का प्रयास ही बन गया। वहां सत्य की कोई कीमत नहीं, आप ये लाख चिल्लाते रह जाओ कोई नहीं इसका असर होने वाला है। तो इस पर आप जरूर चर्चा करिए, तब आपका आंसर IAS लायक बनेगा कि सिर्फ कानून बना देने से ये ठीक हो जाएगा। इन चीजों पे, इन कंटेंट पे तो सख्त से सख्त रोक लगनी चाहिए। ऐसी फिल्में, संस्कार, ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करनी होगी, तब जाके कुछ असर पड़ेगा। अगला 111 फर्स्ट। अच्छा, आर्य समाज को बिल्कुल तर्क संगत रूप से पश्चिम द्वारा भारत में आयातित दशाओं के परिणाम के रूप में घोषित किया जा चुका है, ये हो चुका है। अरुणा अशरफ अली की 1942 के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का प्रतीकीकरण था। प्रतीकीकरण को इन्होंने जो ट्रांसलेट किया है वो किस रूप में किया, एक बार इसको भी देख लेंगे। The active participation of Aruna Ashraf Ali in 1942 movement symbolized the role of women in the India freedom struggle। इसमें आपको अरुणा अशरफ अली जी के विषय में बताना है। उस समय वो टीन एज से लगभग निकली ही थी जब बापू ने घोषित किया कि हमें 9 अगस्त को यहीं गोदौलिया टैंक मैदान में आना है, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। तो उसी रात को लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अरुणा अशरफ अली अकेले उस मैदान में पहुंची और उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके बाद अरेस्ट की गई। आजादी के बाद लंबे समय तक वो भारत की टॉप पॉलिटिशियंस में गिनी जाती रही। उनके पति अशरफ अली एक प्रख्यात वकील थे। सरदार भगत सिंह का मुकदमा उन्होंने 1929 में लड़ा था जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था। आजाद भारत के ठीक पहले सितंबर में जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी उसमें उनको रेल मंत्री का पद मिला था। अरुणा जी लंबे समय तक, अरुणा जी को राज्यसभा में भी आमंत्रित किया गया था। लंबे समय तक, बहुत पहले एक संगठन चलता था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक संगठन जिसका एक अध्यक्ष होता था। आखिरी बार शीलभद्र याजी, बहुत बड़े किसान नेता थे बिहार के, वो इसके अध्यक्ष रहे। अरुणा जी ने लंबे समय तक इसकी अध्यक्षता की। और अरुणा जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, 1947 में जिन कुछ महिलाओं ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये शायद प्रश्न वही फोकस ही करना चाहता है। इसका जो पेपर बनाते हो स्टूडियस लोग होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उनको शनक होती है पढ़ने की। तो 47 में जब बंटवारा हुआ, बहुत दुर्दशा देश की थी। महिलाओं की दुर्दशा तो मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता हूं। ऐसे में अरुणा जी उसी प्रकार से हम सभी जानते हैं 2 बार राज्यसभा की मेंबर वो भी रही। और रफी अहमद वही के भाई की पत्नी, और उनकी किताब की चर्चा क्लास में हो चुकी है।
याद आ रहा है किताब का नाम? विभाजन में सरकार की तरफ से एनजीओ कितना काम कर रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे क्या बंटवारे में दिक्कतें आई, और सुभद्रा जोशी इन सब ने बहुत काम किया था। अरुणा शफली वगैरह किस तरीके से उन लड़कियों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो कि जबरदस्ती उठा ली गई थी, छुपा दी गई थी, उनके साथ एक बड़ी दिक्कत आई। एक समझौता हुआ, नेहरू लियाकत समझौता 1915, पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद हो गया, जो जहां गया है वहीं रहेगा, और उसकी रक्षा करना उस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं रहना चाहता है, मैं आपको नेहरू लियाकत समझौता भी 2 मिनट बाद पूरा पढ़ा देता हूं। तो अगर वो नहीं रहना चाहता है कि सही तरीके से माइग्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी सारी चीजें, तो पुरुषों को लगा नहीं भाई ये हमारे लिए तो बेहतर है। लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं के लिए एक दिक्कत आई थी। एक बात कही गई कि तकसीम यानी बंटवारे के समय जितनी भी शादियां हुई वो रद्द की जाएंगी, और फिर एक एक से मजिस्ट्रेट महिला को लेकर जाएगा, बात करेगा उस महिला से, दोनों के परिवारजनों के बीच, कि लोगों ने इच्छा से शादी की, उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो बहुत सारे लोग जो लड़कियों को जबरदस्ती उठा लाए थे, उन्होंने हत्याएं करनी शुरू कर दी थी। लड़कियों की न सिर्फ हत्या कर दी थी, बल्कि उनको जमीन में दफनाना शुरू कर दिया था। भरपूर किताबें हैं, अच्छे आदमी हर जगह मिलेंगे आपको। पाकिस्तान में भी तमाम लोगों ने लिखा है, और भारत में भी। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध किताब इसी पर, उस पर तो कई फिल्में बन गई, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, पूरा यही मुद्दा वो था। इसमें अरुणा आसफ अली ने बहुत बढ़ चढ़ के रोल निभाया था उन लड़कियों की मुक्ति के लिए। वो जाती थी, कहीं भी खबर मिल जाती थी, तुरंत पहुंचना। लेकिन समस्या बस एक यही थी कि अगर उनके पहुंचने के पहले उस व्यक्ति को खबर मिल गई तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी, फिर उसको लोग खत्म कर देंगे। तो कभी ये बात होती है ना कि बलात्कारियों को मृत्यु दंड दे, बात तो सच है, लेकिन फिर ये मान के चलिएगा कि ये दुष्कर्मी जो है लड़की को पहले जान से मारेगा। बड़े हर जगह तो दिक्कतें हैं। आपका देश कुम्हार और किसान को साथ लेकर चल रहा है। मुहावरा है, अर्थ तो समझ गए होंगे। पानी ज्यादा बरसेगा तो कुम्हार को नुकसान होगा, पानी नहीं बरसेगा तो किसान को नुकसान होगा। इसलिए बहुत बैलेंस होकर प्रशासक को चलना पड़ता है, बहुत बैलेंस होकर। नेहरू लियाकत समझौता जरा सुन लीजिए, आपको बड़ा अजीब लगे, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप द्वारा। इसीलिए ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों का देखना पड़ता है, प्रॉब्लम बताते हैं। अदरवाइज गूगल और फोन उठाने छोड़, फोन का कोई प्रयोग मत करिए, गूगल खूब यूज करिए। और जब नोट्स तैयार हो जाए, तब नोट्स नहीं तैयार है, गूगल के कीड़े हैं तो आप किसी लायक नहीं है, इसका मतलब आप बच रहे हैं पढ़ने से। लेकिन फिर भी सुनिए, आपको क्या लगेगा। नेहरू लियाकत पैक्ट अप्रैल 1950, पहला क्लॉज, पलायन करने वाले लोगों को ट्रांजिट के दौरान सुरक्षा दी जाएगी। अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। उन्हें अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार होगा और इसके लिए वो सुरक्षित आ जा सकते हैं। अगर वो कहें कि मेरी पाकिस्तान में संपत्ति छूट गई, या वो कहे मेरी यहां छूट गई, आओ जाओ, बाकायदा पूरी सुरक्षा में आओ और बेचो। अवैध तरीके से अल्पसंख्यकों की कब्जाई संपत्ति को उन्हें वापस लौटाया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को भगाया, उनकी पूरी पूरी 10 एकड़ 20 एकड़ की जमीन पे कब्जा किया है। ऐसी परिस्थिति में, अच्छा उस जमाने में बहुत ज्यादा लोग कागज वागज सुरक्षित नहीं रखते थे। जिन औरतों को अगवा किया गया उन्हें परिवार को वापस सौंपा जाएगा। अब ये कितना टफ का टास्क है। आप बोल दे रहे हैं एक लाइन में, लेकिन पहले उसको खोजो फिर निकालो। अभी मैं एक चीज पे आ रहा हूं। दोनों देश अपने यहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अल्पसंख्यकों को देश के दूसरे नागरिक की तरह अधिकार दिए जाएंगे। इसमें यह बाध्य किया गया था पाकिस्तान को कि
वहां जो माइनॉरिटी है उतने ही अधिकार पाएंगे जितना आपके बाकी नागरिक। आप दिलवा के दिखाइए, अब तो आपके पास सुपरमैन है, अब दिला के दिखाइए। वही कहता हूं कि बातों से तो मैं भी आसमान में सुराग कर दूं, हकीकत में कुछ करके दिखाओ ना। अभी 25 में 15 क्वेश्चन करने का चैलेंज हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और व्हाट्सएप से प्रहार किस पर कर रहे हैं? जो रात दिन लगा पड़ा है, 24 घंटे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा और इसे रोका जाएगा। ये हम पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर वहां एक मारा गया तो यहां 4 के घर के आगे जाके हम लाठी लेकर और हमारे सबसे बड़े हीरो का नाम लेते हुए उनको हम लाठियों से पीट रहे हैं। उस बड़े हीरो का नाम लेने का इनको हक है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात कर रहा हूं, इनको हक है उनका नाम लेने की। जो भरी सभा में बोल देते थे, जऊ अनीति कछु भाखों भाई तौ मोहि बर जऊ भय बिसराई। अगर कुछ गलत हो जाए तो रोक देना और डरना मत। आप सुझाव दे के देखिए, अगले दिन आपको नीचे से गालियां मिलेंगी। और उनका नाम लेते हैं। अगला, दोनों देश संयम से काम लेंगे और युद्ध भड़काने वाले, अखंडता को प्रभावित करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये नेहरू लियाकत पैक्ट आप लोग समझ गए हैं। आज इसको टेलीग्राम ग्रुप चैनल फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, तो इसको लिख के रख लीजिएगा। और ये अरुणा आशफ अली इतने तक ही सीमित नहीं रही, बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इतना आगे बढ़ी, इसीलिए जो है इन लोगों को इतना ज्यादा महत्व मिला। और इसीलिए अरुणा आशफ अली एक प्रतीक बन गई। मैंने आपको बहुत बार इस किताब की चर्चा की। ये किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए जो बच्चे इंग्लिश में करते हैं उनको पढ़ाई जाती है। इस किताब के साथ तमश भी पढ़ाई जाती है। तमश में भय और इसमें राहत, दो चीजें। तो जो भय पैदा हुआ उसके लिए क्या राहत की गई, इन दोनों से थोड़ा क्लियर होता है। थोड़ा पढ़िएगा, इनमें देखिएगा अरुणा जी की कितनी चर्चा है। वो अरुणा आशफ अली थी और हम उनका नाम नहीं जानते क्योंकि किसी को गाली वाली देती ही नहीं थी। गाली देनी चाहिए थी, आजकल तो हीरो गाली वाले ही हैं। सेकंड का प्राच्यता, ओरिएंटलिज्म ने औपनिवेशिक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूतकाल के ज्ञान का सृजन किया। विस्तार पूर्वक स्पष्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हमारे अंदर राजनीतिक चेतना आई, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। आपके परिवार वालों ने कहीं बताया तो नहीं है अपने रिश्तेदारों को कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं? चर्चा उर्चा तो नहीं करते हैं ना, मत करें। अरे कहाँ होता है, वो तो इतना पढ़ने में होशियार भी नहीं था, ऐसे ही बोलेंगे। और मैं आपको बता रहा कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने विद्यार्थियों में बाबा के पास सैकड़ों की तादाद में बने, लेकिन मैं किसी के विषय में ये कह दूं कि अरे इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आदमी सही दिशा में बस मेहनत करता चला जाए। और एक अजीब सी चीज इस क्षेत्र में बता रहा हूं, इसमें जो थोड़ा अंदर से भयभीत होता है, जो अपने को हल्का सा कमजोर मानता है, वो ज्यादा जीतता है। इस क्षेत्र का मुहावरा ही चलता है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। भले धीमे चलो, चलते रहो, लगातार चलते रहो, जीत जाओगे। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अंग्रेज
हमसे कहते थे, जब हम राजनीतिक अधिकारों की मांग करते थे तो कहते थे कहां तुम इन सब में उलझे पड़े, हमारे यहाँ कोई सिस्टम था, तानाशाही थी। कोई चंद्रगुप्त मौर्य आ गया तो शासन कर लिया, कोई विक्रमादित्य आ गया तो शासन कर लिया। तुम लोग बस यही धर्म और में उलझे रहो। तुम्हारा दर्शन बहुत बढ़िया है, उसी में उलझो, वही ध्यान से देखो। मंदिर बनाओ, मंदिर में तुमने कला बहुत देखा है। तो हम उनको बताते थे ये काम किस इतिहासकार ने किया था, हिस्टोरियोग्राफी में मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने बताया कि यू आर टोटली रॉन्ग। हमने तो इतना शासन प्रणाली पे ध्यान दिया है कि बहुत सारी चीजें आप लोग हमसे सीख सकते हैं। जब इंग्लैंड नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था, तब हमने अपने शासन में ये चीजें कर दी थी। तब हमने मौर्यकालीन प्रशासन, अब मौर्यकालीन प्रशासन बताएंगे तो बनेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य नहीं था अर्थशास्त्र फर्जी। अब अंग्रेज खुद कहेंगे तो मानेंगे नहीं, तो अपने चंगुओं और मंगुओं को लगाएंगे। उनके पेड वर्कर भी तो होंगे अंग्रेजों की, और उनको 5 लाइन पढ़िए तो आपको साफ लग जाएगा। गांधी जी को 10 गाली देंगे, अंग्रेज को 2 गाली नहीं देंगे। आप समझ में आ जाएगा कि उनको गांधी जी ज्यादा बड़े खतरे नजर आ रहे हैं, अंग्रेज कम बड़े खतरे। जो भी ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए, पेड वर्कर है अंग्रेजों का। उसके बाद हमने किस प्रकार से चोल काल में एक बेहतरीन ग्राम पंचायत का गठन किया, हमने गुप्त काल में किस प्रकार से जनता और प्रशासन मिलकर काम कर सकते हैं ये करके दिखाया। कौन है वो स्टोरी? बच्चों अगर ये मेमोरी रहेगी दिक्कत आएगी, यूपीएससी लायक फिर आप नहीं अभी हो पा रहे हैं। केपी जायसवाल, इंडियन पॉलिटी, मैं 100 बार चर्चा कर चुका हूं। केपी जायसवाल ने इंडियन पॉलिटी में भारत के, प्राचीन भारत के राजनीतिक व्यवस्था को जिस तरीके से दिखा दिया वो अद्भुत है। उसके बाद फिर अब अंग्रेज, वही अब तो झूठ सीधे सीधे इतना बड़ा झूठ बोल दो कि अगले 10 साल तक उसी का खंडन होता रहे। अब एक नया झूठ चलता है, क्या करेंगे उसको? तो अंग्रेज इसके लिए हमें भ्रमित करते थे, आपको बताना नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेज भ्रमित जरूर करते थे, लेकिन हमारी एक साथ ही हम स्वामी विवेकानंद जैसे बार बार, विवेकानंद पे भी गालियां शुरू हो गई, अंत में नीचे लिखा रहेगा नमो बुद्धाय। तो उस परिस्थिति में एक साथ आर्थिक, एक साथ राजनीतिक, एक साथ वैज्ञानिक, एक साथ सांस्कृतिक, चारों पहलुओं पर भारत ने प्रगति की। यही हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था। चारों पहलुओं, चारों के लिए आपको उपलब्धियां मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन, नेहरू जनजातीय लोगों की सुस्पष्ट पहचान एवं संस्कृति का अनुरक्षण करते हुए भारतीय समाज में उनका एकीकरण करने और उनको भारतीय राष्ट्र का एक अभिन्न भाग बनाने की नीति का पक्षधर था। उत्तर पूर्वी भारत के विशेष उल्लेख के साथ इस बात को सविस्तार समझाइए। आप समझ ही सकते हैं, भारतीय संविधान में आर्टिकल 342 जनजातियों की लिस्ट राष्ट्रपति बनाएंगे। फिर जनजातियों के लिए एक आयोग होगा। अनुसूची 5, अनुसूची 6 और आर्टिकल 330 जनजातीय राज्यों की सरकारें जनजातियों को न कुचलें, इसलिए राष्ट्रपति सीधा मतलब रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पे अलग से कानून बनाएंगे। अनुसूची 330 और आर्टिकल 330 जनजातियों के लिए 7.5% लोकसभा सीटें आरक्षित रहेंगी और जनजातीय कार्यों के लिए एक मंत्रालय रहेगा, एक आयोग होगा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मिलाकर होगा। और थोड़ा समय बीतेगा तो हम लोग इनके अत्याचारों के निवारण के लिए एक अलग से कानून बनाएंगे। कि इनकी संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया जाए। एक छोटी सी घटना पर फिजो नाम के व्यक्ति ने नागालैंड में
एक पृथक नागालैंड का आंदोलन चलाया। नेहरू ने तुरंत नागालैंड को एक राज्य बना के इस असंतोष को दबने का तुरंत अवसर दे दिया। एक सैनिक वाहन से एक बच्चे की डेथ हो गई। तो ये सारी दिक्कतें, वहां बाकायदा जाना, उनके बीच रहना, ये सारी चीजें इसी आदमी की देन थी। जब कोशिश की गई कि ये देश से कटे फटे न, तो फिर अन्य देशों में भारत के इस क्षेत्र की संस्कृति, खासतौर पर फोक डांस को कैसे प्रदर्शित करें, उसके प्रति गर्व की भावना लाएं, चीजें की गई। और लोगों के लिए अलग से हॉस्टल बनवाए जाएं दिल्ली में, जिससे बच्चे आए यहाँ पढ़े और उन हॉस्टल में लगे। वही एक लोगों आप थोड़ी बदल सकते हो। अभी तक चीनी कह देते हैं, कह दोगे चीनी और उसके बाद उम्मीद करोगे कि मिठास आएगी, तो हो चुका। ये सारी चीजें बतानी है। नेक्स्ट, हम्म 4B, पुनर्गठन के फलस्वरूप भारत के राजनीतिक मानचित्र में उसकी एकता को कमजोर किए बिना तर्क संगतताई, कम से कम असहमति के मुख्य स्रोत समाप्त कर कार्यात्मक सजातीय राजनीतिक इकाइयां बनी, जिन पर उस माध्यम से प्रशासन हो जिसे बहुमत समझता है। वास्तव में दूरदर्श के लाभ से यह कह सकते हैं कि भाषा खंडन की संस्कृति न होकर लाने व पक्का करने में प्रभावी सिद्ध हुई। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कर रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की चर्चा, उसकी रिकमेंडेशन, गठित किए गए राज्यों के नाम, और बताएंगे कि अब कम से कम भाषा मुद्दा नहीं बनेगी विधानसभा का चुनाव जीतने की। एक छोटी सी गलती हो गई थी 56 में, राजधानी रहेगा महाराष्ट्र और गुजरात एक राज्य रहेंगे, वहां ये मुद्दा बन गया था, गुजराती बनाम मराठी। आप विश्वास करिए कि अगर हरियाणा को उत्तर प्रदेश में मिला जाए तो एक मुद्दा बन जाएगा कि वो गन्ना बेल्ट बनाम अदर। मुद्दे राजनीतिक किसी तरीके से गढ़ लेते हैं, वैसे गढ़ लेंगे क्या बताया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब राज्यों का गठन ऐसे कर दिया गया कि भाषाई, प्रशासनिक और आर्थिक तीनों सुविधाओं को ध्यान में रखते, तो एक बहुत बड़ा बवाल खत्म हो गया। तमाम लोग आलोचना करते, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए बताओ, उपाय नहीं बता। 99.99% लोग लकीर को मिटाकर उसको छोटा करने के प्रयास में। ये बड़ा गंदा था, ऐसा था। बहुत कम होते हैं जो एक बड़ी लकीर खींच देते हैं। ऑलरेडी इसकी चर्चा हो, तो सीधी सी बात, इसमें कमियां बस निकालते रहो। कोई आईएएस हो गया तो कमी निकालो। एक लड़का था, कभी टेस्ट के क्लास के टेस्ट में भी उसका नाम नहीं आता था। तो एक बार जिस लड़के की यूपी कैडर आईएएस मिला था उसको, और उसकी 180 के आसपास रैंक आई। कहता सर लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई। मैंने उसको बहुत देर तक सुभाषितम, जिसको कहते हैं सुमधुर भाषितम, वाक्यों में समझाना पड़ा कि बेटा तुम क्लास में एक टेस्ट में नाम नहीं ला पाए, पीसीएस का प्री भी अभी बहुत तुम्हारे लिए दूर की कौड़ी है। तुम उस व्यक्ति की रैंक पर प्रश्न उठा रहे हो किसी से कि जो 180वीं रैंक में ऑल इंडिया में आया है, जिसको यूपी कैडर मिला है आईएएस का, तुम उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। ऐसे ही लेकिन लोग उठाएंगे, वो कभी नहीं उठाएगा जिसकी जो ठीक परफॉर्म कर रहा है, चाहे क्लास में अभी ठीक कर रहा हो, आगे चल के वहां भी करेगा, लेकिन क्लास में ठीक कर रहा हो दूसरों को सोचेगा यार मैं इसके जैसा बनूं कैसे। लेकिन जिसको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं होगा, दूसरों पे कमेंट बहुत करेगा। तो वही स्थिति कुछ यहां भी बन जाती है। और क्वेश्चन है? 2C।
स्वतंत्र भारत में सशक्तिकरण के लिए दलित का आंदोलन अनिवार्यतः निर्वाचन राजनीति के माध्यम से राजनीति में अपना स्थान प्राप्त के लिए बन रहे हैं, विवेचन कीजिए। वही कि जो 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में और राज्यों में जैसी जैसी जनसंख्या है वैसी विधानसभा में रिजर्व की गई, इससे दलित नेतृत्व तो उभरा, लेकिन यह भी तय बात रही कि निचले स्तर पर उनके साथ जो दिक्कतें आती है वो क्या खत्म हो गई, मानसिकता खत्म हो गई, ये जरूर उठाइएगा। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, बिहार के ही एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो उन्हीं के दल से बने थे, जीतनराम मांझी, उनके विषय में विधानसभा में जब बोल रहे थे थर्ड पर्सन में बात कर रहे थे। कहता है मुख्यमंत्री बन हूं, ऐसे कहता है बोल रहे थे, बड़ा तकलीफ हो रही थी वो उनको। तो बाद में उन्होंने व्यक्त किया, आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, जीतनराम मांझी ने, कि मुझसे कहता है ऐसे विधानसभा में बोल रहे हैं, ये मुझे मुसहर मान के बात कर रहे हैं। तो अगर इस स्तर पे सशक्तिकरण हुआ है तो अभी हमें बहुत पुनर्विचार करना। आप उनकी नीति पर चाहे जितना प्रभाव होगा, कमेंट ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन पर्सन। समझदार व्यक्ति जो आप फैक्ट देंगे उस पर कमेंट करेंगे, आपका ये वाला कमेंट गलत है, और उसको किसी सत्य प्रूफ के द्वारा रास्ता दिखाएंगे। यहां कमेंट ऑन पर्सन वाली स्थिति। ये बात तो सही है कि दलित राजनीति ने जो है पॉजिटिव रास्ता तो चुना नहीं। ये आगरा में दलित को घोड़ी से उतार दिया गया तो वहीं जाके हम अनशन कर देंगे, गाली वाला रास्ता चुना। आप देखिए जितने भी पोस्ट निकलती हैं, ये नमो बुद्धाय वाला भी कुछ हद तक हाईजेक किया हुआ है, तो दूसरे देने में ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी वस्तु स्थिति बताने में सुधारने में कम विश्वास करते हैं। तो इस पर बहुत पहले की बात है, इसमें तो 90 के दशक की बात है। किसी पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा आप क्यों करते, तो ये पता चला कि ऐसा करने से हम जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सुधार का कार्य करेंगे, सुधार के कार्य से लोग उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जनता की भी मानसिकता वही। अगर आप कल्पना करिए कि एक दलित नेता आगरा में जाए और वहां के 1000 सवर्ण परिवारों को इकट्ठा करें, कहे आप मेरे साथ मिलकर आंदोलन करिए, कैसे किसी दलित को घोड़ी से उतारा दे, और आप कसम खाइए कि नहीं उतरने देंगे। पूरे देश में वो लोगों को लगेगा जैसे गांधी जी फिर आ गए। उसकी जगह वो आगरा में नहीं जाएगा, वो मेरठ से चिल्लाएगा, वो बलिया से चिल्लाएगा, वहां नहीं जाएगा। और चिल्लाएगा मतलब जाति सूचक गालियां देगा। उससे क्या उस जिस दलित को घोड़ी से उतारा गया उसको न्याय मिल पाया? 10 और को उतारने की तैयारियां हो जाएंगी, सब नूरा कुश्ती होती, उसको कोई न्याय नहीं मिलेगा जिसके साथ अन्याय हुआ। यही राजनीति है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अगली क्लास में और देखेंगे। जो मॉडर्न के भी क्वेश्चन हो वो सब ले आइएगा।